कोएफिशिएंट इसका ऑर्डर होगा। तो कहाँ पे मेरे को बताइए सर कि कहाँ पे हम लोग जो है सिंगल स्टेप मानेंगे, कहाँ पे नहीं मानेंगे। मैं आपको दो बातें बताता हूँ, उस बातों को ध्यान रखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिंगल स्टेप रिएक्शन का यूज करेंगे। जनरली आपके पास, ठीक है, अगर इस प्रकार से इक्वेशन हो 2a + 3b = c, पुश करो 2c, अगर इसका ऑर्डर अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो k a⁴ 2 b⁴ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने पिछली क्लास में बताया था स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डज नॉट डिपेंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपने यहाँ पे इसका ऑर्डर कैसे लिख दिया। हमने कहा कि ये सिंगल स्टेप है। फिर आपके मन में आएगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि किसको सिंगल स्टेप माने, पिछली क्लास में आप इस टाइप के क्वेश्चन करा था, x⁴ आ रही थी, 3 आ रही थी। तो अब मैं बताता हूं कि कैसे, अगर इसका आपको 2-3 कंसंट्रेशन टर्म नहीं दिया है तो आप इसको एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन मान लेना, ठीक है। अब सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्या होता है ना, जो स्टोइचियोमेट्री होता है वही इसका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। अगर मैं इससे पूछूं तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 2 + 3 यानी कि 5 ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। दो बातें ध्यान रखना कि कब मानना, जब आपके पास इस टाइप का इक्वेशन रहे। अब जैसे मान लो मेरे पास ए बी का कंसंट्रेशन दिया और यहाँ पे रेट दिया हुआ है, सपोज करो यहाँ पे 0.1 दे दिया, यहाँ पे 0.2 दे दिया, यहाँ पे 0.2 दे दिया, यहाँ पे 0.4 दे दिया, यहाँ पे जो है 0.1 दे दिया और यहाँ पे 0.4 दे दिया, और यहाँ पे रेट में सपोज करो कि 2.2 ले लेता हूँ, 2.2 ले लेता हूँ और यहाँ पे जो है 4.4 ले लेता हूँ इंटू 10⁻⁴। अगर इस टाइप का आपको दिखे तो आप यहाँ पे समझ जाना कि यहाँ पे आप लोगों को ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है आप इसको एज अ ऑर्डर नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर जो होता है ना वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ये हम लोग अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते। आप लोगों को मैंने बताया था गुल्डबर्ग एंड बेगे लॉ, वहां पे हमने कहा था कि ये गुल्डबर्ग बेगे लॉ कहता था कि जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है आप उसको एज अ ऑर्डर ले लो, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि जब तक आपके पास सिंगल स्टेप या तो लिखा रहेगा, जैसे मान लो कोई अगर जब मेन रिएक्शन दिया हुआ तो आपको लिखा रहेगा, लेकिन दूसरा अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि मेरे को कुछ दिया है तो आप इसको सिंगल स्टेप रिएक्शन मान के जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। जैसे आपके सामने देखो दो क्वेश्चन दिए हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच द रिएक्शन 2NO + O2 2NO2 इज ऑकरिंग diminished 1/3 of its initial volume, the rate of the reaction will be increased by, यानी कि कितना टाइम से इसका जो है रेट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपको देखो कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, यानी कि ऑर्डर मान लेंगे। अगर जब मैं क्वेश्चन पहला बनाऊं सॉल्व करूं, ध्यान से सुनिए, मेरे पास रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, k NO⁴ कितना लेंगे बोलिए, 2 तो कितना लेंगे, यानी कि NO पे पावर कितना लेंगे, 2 2, वेरी गुड। और O पे पावर कितना ले लेंगे, 2 1। 1 ध्यान से सुनिए, कह रहा है वॉल्यूम को डिमिनिश कर रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब तो NO का क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ले रहे हैं। कंसंट्रेशन की जगह पे क्या मैं मोल बाय वॉल्यूम लिख सकता हूँ, या मोल बाय लीटर जिसको आप वॉल्यूम कहते हो, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल बाय वॉल्यूम, ओके। अच्छा, मोल बाय वॉल्यूम अगर जब आपने 1/3 कर दिया, इसका मतलब है कि V/3 कर दिया, और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। 3 टाइम्स मोल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि K इक्वल टू आपको क्या कर रहा है कि दोनों को 1/3 कर रहे हैं, यानी कि इसको हम कितना टाइम्स कर रहे हैं, 9 टाइम्स कर रहे हैं। अगर जब आप देखो, यानी कि यहाँ पे हम लोग कितना टाइम्स कर रहे हैं, 9 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है तो यानी कि कितना हो जाएगा 9, और ऑक्सीजन है तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि आपको पता लग गया कि कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 27 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, समझ में आया, बोलिए समझ में आया या नहीं आया। अगर जब किन्हीं को नहीं समझ, ओके चलिए वेरी गुड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आप लोग फिर से बनाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से सभी लोग बना लेते हैं,
इसको 1 मान लेता हूँ, इसको क्वेश्चन 2 मान लेता हूँ। बहुत ही आसान है ये, जेई का क्वेश्चन, उड़ीसा जेई का, लेकिन मेरे को नहीं लगता इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा। बन गया होगा मेरे ख्याल से अब तक। ओके, वेरी गुड। सर ऑप्शन डी। हाँ, वेरी गुड। यानी कि सभी का आंसर जो है ऑप्शन डी आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, ऑर्डर मान लेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2, बी पे 1 है तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों के पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आप लोगों को मैंने इस टाइप का एक भी क्वेश्चन कराया था? नो सर। चलिए ठीक है, नो सर। तो मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आपको कहता है a प्लस बी से c प्लस 2d बन रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वेयर कलेक्टेड 3 ट्रायल्स ऑन द डाटाबेस। आपको जब भी इस टाइप का दिया रहे तो हम लोग को कैसे करना है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे रेट लिखता हूँ, आपको जनरल रेट लिखो, यानी कि क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, k a टू द पावर x एंड b टू द पावर क्या हो जाएगा, y। ओके, यही तो है हमारे पास a प्लस बी से सी डी बन रहा है। ओके, अब देखिए आपको कहता है कि रेट जो है कितना है, 5.5 इंटू 10 टू द पावर -4 है। हमने लिख दिया 5.5 इंटू 10 टू द पावर कितना है, -4 इक्वल टू के ए टू द पावर, ए कितना वैल्यू है 0.40, तो 0.40 टू द पावर कितना हो जाएगा x, एंड b टू द पावर कितना है 0.20 पे पावर कितना है y है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए बनाते हैं, 5.5 है इंटू 10 टू द पावर कितना है -4 है इक्वल टू k, और यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई कितनी दी हुई है 0.80, और यहाँ पे कितनी दी हुई है 0.20 दिया हुआ है। इसको हमने x मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, और फिर थर्ड वैल्यू जो दिया हुआ है 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.40 टू द पावर x एंड 0.40 टू द पावर y। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप प्रयास करना कि इस प्रकार से इसको डिवाइड करना कि जहां पे एक टर्म कट जाए, यानी कि एक टर्म कॉमन हो। जैसे देखो सेकंड और फर्स्ट में 0.2 ये कॉमन है, यानी कि y कट जाएगा, एक वैल्यू x की बचेगी, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बड़ी वैल्यू हो उसी में से हम डिवाइड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा कि सेकेंड में से फर्स्ट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो सेकंड के पास हमारे पास क्या वैल्यू है 5.5 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या है k इंटू 0.80 टू द पावर x एंड 0.20 टू द पावर y, और नीचे में क्या हो जाएगा k 0.40 टू द पावर x एंड 0.20 टू द पावर कितना हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखो ये कट जा रहा है, जिसको कटा दे रहे हैं, ये जो कट जा रहा है तो यहाँ पे भी हमने कटा दिया, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 1 इक्वल टू 0.80 टू द पावर x एंड 0 टू द पावर 40 टू द पावर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहां से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि 1 इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब सोचो x कितना करे, कभी भी हम ये निकाले तो x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो हमने कहा कि भाई इसको ना ऐसे लिख दो। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 टू द पावर हम क्या कर देते हैं x इक्वल टू 2 टू द पावर 0। अभी भी 1 को हम लोग लिख सकते 2 टू द, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, सिमिलरली अब आपने x की वैल्यू निकाल ली, अब हम चाहते हैं कि y की वैल्यू निकालें, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है y को आपको निकालना, तो x कैंसिल आउट कर दो। देखो 1 एंड थर्ड में जो है दोनों कॉमन है, तो हम क्या करते हैं थर्ड में से फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, थर्ड में से हमने क्या कर दिया फर्स्ट को डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही थर्ड में से फर्स्ट को डिवाइड किया तो यहां से ध्यान से सुनिएगा, थर्ड में आपके पास क्या है 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय
यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू के 0.40 टू द पावर x एंड 0.4 टू द पावर y। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा के 0.40 टू द पावर x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.20 टू द पावर y। ये यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप लोग, अब आप मुझे बताइए कि 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3 और डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10 टू द पावर -4 में कौन सा बड़ा है? बोलिए कौन सा बड़ा है? 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, यानी कि जितना ज्यादा निगेटिव में छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना जगह, एक पॉइंट से मैं पॉइंट को कटा दे रहा हूँ और नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 इंटू 4 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यानी कि जो है 22 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 55। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई कैसे मैंने कर दिया? और इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से 0.40 डिवाइडेड बाई 0.20 टू दी पावर कितना हो गया y हो गया, ठीक है। यहाँ से कटा दोगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में। यहाँ से आप कटाओगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में। यानी कि 4 इक्वल टू 2 टू दी पावर y और 2 टू दी पावर स्क्वायर इक्वल टू 2 टू दी पावर y और y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए, समझ में आया? यस अब देखो x की वैल्यू कितनी है? 0, y की वैल्यू कितनी है? 2। यानी कि x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन हमें इस तरीके से नहीं बनाना। आपके अगर जब बोर्ड में पूछा जाता है तो ये तरीका बनाइएगा, अगर नहीं पूछा जाता है तो अब हम शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 2 से 3 मिनट इस सवाल को दें। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। हम कर क्या रहे हैं? हम बेसिकली एक टर्म को हटा रहे हैं। हम यहां से सीधे सीधे सोच सकते हैं कि भाई एक टर्म को कांस्टेंट कर दो। हमने कहा कि भाई इसको कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो सिर्फ, और ये तो वैल्यू y की है और ये वैल्यू किसकी है? x की, यानी कि a टू द पावर x निकलेगा, b टू द पावर y निकलेगा। तो हम कर क्या सकते हैं कि एक टर्म, क्योंकि हम बेसिकली यही कर रहे हैं, अगर से ध्यान से देखो तो एक टर्म को कैंसिल आउट कर रहे हैं, के को के से कैंसिल आउट कर रहे हैं, दूसरे को रिलेशन निकाल रहे हैं। तो हम सीधे सीधे क्यों नहीं निकाले, हम लिख के क्यों निकाले? हमने कहा कि यहां से यहां जाने पे कितना टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है? 2 टाइम्स। यहां से यहां जाने पे कितना टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है? 1 टाइम्स। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हम जब भी चेंज करेंगे कंसंट्रेशन वाले टर्म को चेंज करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने कहा कि भाई मुझे 1 लाना है तो मैं कितना यहाँ पे पावर कर दूं? तुमने कहा कि 2 टू द पावर 0 कर दो, यानी कि a टू द पावर 0 आ गया, यानी कि हमारे पास a और e में से कोई आंसर होगा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अब मेरे पास x की तो वैल्यू निकल गई, तो अब मैं चाहता हूं कि y की, यानी कि अब इस बार क्या करेंगे, x वाले टर्म को हम कांस्टेंट करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको कांस्टेंट कर दिया, इसको कांस्टेंट किया, तो यानी कि इसके अंदर कितने का चेंज आ गया? जैसा नीचे में लेके जा रहे हो वैसे ही लेके जाना, यानी कि 2 टाइम्स का चेंज आया। ऊपर से 0.2 यानी कि बड़ा है, और यहां से यहां जाने में कितने टाइम्स का इंक्रीमेंट होगा? 4 टाइम्स। अब मुझे 4 लाना है, आपके पास 2 है, हम कितना कर दें? स्क्वायर कर दें। तो यानी कि देखो सीधे सीधे आप इसका ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है। आपके पास एग्जाम में उतना समय नहीं रहेगा, तो आप प्लीज इस तरीके को जरूर सीखिए, क्योंकि ये आपको काफी ज्यादा जो है मदद करेगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया? बोलिए, कुछ तो बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? ओके भूमिका, और अच्छा ओके रिपीट कर देते हैं। और किन्हीं को कोई दिक्कत है पूछिए, किन्हीं के मन में अगर जो ना समझ में आया हो। भुवनेश्वरी समझ में आया? नेहा सर रिपीट कर दो। ओके ठीक है। कौन सा, ये सेकंड मेथड रिपीट करूं या फर्स्ट वाला? सर सेकंड। ओके, हमें ध्यान से सुनिए, हमें करना क्या है, हमें क्या करना है कि देखो हम कर क्या रहे हैं कि हम बेसिकली ना एक टर्म को कटा रहे हैं। इसका मतलब हम वो ध्यान दे रहे हैं कि किसमें 2 टर्म एक ही जैसे सिमिलर हो।
तो हमने कहा कि भाई देखो यहाँ पे क्या है कि 0.25 है। अगर जब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, इसको थर्ड मान लूं, हम यहाँ पे कर क्या रहे थे कि सिंपली कटा रहे थे। तो हमने कहा कि भाई ये कांस्टेंट है, तो यानी कि हमारे पास जो भी डिपेंड करेगा इस पे और इस पे डिपेंड करेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या करा कि देखा कि ये यहां से यहां जाने में कितना टाइम से इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम्स। और ये यहां से यहां आने में कितना टाइम से इंक्रीज हो रहा है, 1 टाइम। देखो 5.5 इंटू 10⁵ डिवाइड करोगे 5.5 डिवाइडेड इंटू 10⁴, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने कहा कि भाई रेट को नहीं छेड़ना, याद रखिएगा रेट को नहीं कुछ करना, चेंज करना, जो भी चेंज करना है इसको करना। हमने कहा कि भाई रेट मुझे 1 लाना है, जब भी लाना हो किसके बराबर करना है, एक रेट के। तो हमने कहा कि इस पे कितना पावर कर दो, तो हमने कहा कि भाई 0 कर दो, यानी कि 1 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास x की तो वैल्यू निकल गई 0। हमने कहा कि भाई इसी तरीके से y निकाल लेते, तो हमने कहा कि ये दोनों टर्म कांस्टेंट है। तो हमने कहा कि भाई यहां से यहां आने में कितना टाइम से इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम्स। और ये यहां से यहां जाने में कितना टाइम से इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स। हमने कहा कि भाई 2 मेरे को क्या करना है, 4 लाना है, तो इसको कितना करूं। हमने कहा कि भाई स्क्वायर कर दो, तो इस प्रकार से x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हम सीधे सीधे इसका आंसर मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे फिर से समझाता हूं, मेरे पास और भी क्वेश्चन है। तो वो जैसे सीबीएसई पीएमटी जो है 97 में जो है पूछा गया था। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मैं कैसे बना रहा हूँ फिर से देखिए। मैं पहले आपको लॉन्ग मेथड से बना के सिखाता हूँ, फिर जो है शॉर्ट मेथड से सिखाऊंगा। मैंने r इक्वल टू क्या लिखा कि a टू द पावर, जो भी दिया होगा मेरे पास रिएक्शन 2a दिया हुआ, तो हम यहाँ पे a टू द पावर x मान लेते हैं एंड b टू द पावर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मुझे क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान से सुनिए, r इक्वल टू मेरे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में r मेरे पास कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है k 0.50 टू द पावर x एंड b टू द पावर 0.50 टू द पावर कितना है, y। ठीक है, r की वैल्यू में पता है कितनी दी हुई है, r की वैल्यू जो दी हुई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 दिया, हमने लिख दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या दिया हुआ है, 0.5, और यहाँ पे जो है पहले मैं लिख देता हूँ 3.24 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको 0.5 टू द पावर x एंड 0.10 टू द पावर y, ये दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी 1 दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो उसको 1.0 कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन में आपको क्या दिया हुआ है, 3.24 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू k, और यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है 1 दी हुई है टू द पावर x एंड 100 टू द पावर y। इसको इक्वेशन मैंने 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन मैंने क्या मान लिया, 3rd मान लिया। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। अब मेरे को बताइए 1, 2 एंड 3rd, यहाँ पे आपके पास दिया, मैं क्या करता हूं कि ऐसा टर्म ढूंढिए जिसमें एक कांस्टेंट हो, यानी कि एक टर्म कट जाए। हमने कहा कि देखो फर्स्ट और सेकंड में 0.5 है, और देखेंगे बड़ा कौन सा, तो सेकंड, यानी कि जो हमने क्या करा, सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड कर दिया। हमने जैसे डिवाइड करेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, k 0.50 टू द पावर x एंड 1.0 टू द पावर y। और नीचे में क्या लिखेंगे, k 0.50 टू द पावर x एंड 0.50 टू द पावर y। देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट क्या जा रहा है, 2। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको कटाओगे तो कितनी बार आ जाएगा, यानी कि 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, y, और y कितना करना पड़ेगा, 1, जो कि 2 आ जाए, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, यहीं पे मैं जो है बना देता हूं। अब मुझे क्या निकालना है, मेरे पास y निकल गया, यानी कि x टर्म को कैंसिल आउट करना है। ठीक है, मुझे देखो यानी कि x टर्म को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो x टर्म में देखो कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, आप देखो
यानी कि सॉरी वाई टर्म में कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ, तो यानी कि सेकंड एंड थर्ड। तो देखते हैं सेकंड एंड थर्ड में दोनों बराबर है तो हम किसी को भी रख देते हैं, यानी कि थर्ड में से हमने क्या कर दिया, सेकंड को डिवाइड कर दिया। हम बेसिकली पॉइंट को हटा, एक टर्म को हटा रहे हैं ताकि कि हमें जो है कैलकुलेशन आसान हो। हमने लिखा 3.24 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 3.24 सॉरी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास k 1.0 इंटू 10 टू द सॉरी x एंड 1.0 टू द पावर y, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा k 0.50 टू द पावर x एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.0 टू द पावर y। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू, अब यहाँ से इसको कटाओगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ऊपर में बड़ा है कि नीचे बड़ा है, यानी कि ऊपर बड़ा है, 1 बड़ा होता है 0.5 से, क्योंकि ये 1.05 है, तो कितनी बार में कट जाएगा, यानी कि 2 पर, यानी कि 2 टू द पावर x, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 2 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर x, और अगर जब बेस समान होता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। अब ये तो तरीका था आपके पास लॉन्ग मेथड। अब फिर से वापस चलते हैं, हमें क्या करना है कि देखते हैं कि कहां कहां सिमिलर चीजें। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है। हमने कहा कि भाई ये कांस्टेंट है तो यानी कि कट जाएगा, कैंसिल आउट करा दिए, और यहाँ से यहाँ गए तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम्स। तो यहाँ से यहाँ पे जाने पे भी कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम्स। अब मुझे 2 करना है तो कितना पावर रखना पड़ेगा, 1, यानी कि सीधे सीधे कह सकते थे कि यानी कि b टू द पावर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, b पे पावर कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 1 पावर हो जाएगा। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है कि b से नहीं मुझे निकालना है, a का पावर निकालना है, x का पावर निकालना है, यानी कि जो y का पावर निकला, हम करेंगे क्या कि इन दोनों को देखो कांस्टेंट है, तो हमने y का कांस्टेंट है, कट जाएगा। अब मुझे बताइए कि यहाँ से यहाँ देखो, मैं हमेशा पॉजिटिव जैसा इधर डायरेक्शन लूंगा वैसा इधर भी लूंगा। यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 1 टाइम, और ये यहाँ से जाने में कितना हो रहा है, 2 टाइम। हमने कहा इसको नहीं छेड़ेंगे, जब भी छेड़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म को, क्योंकि हमारे हाथ में क्या होता है, कंसंट्रेशन को हम घटा बढ़ा सकते हैं, रेट को नहीं। हमने क्या करा कि यहाँ पे कितना करना चाहिए कि 1 आ जाए, तो 2 टू द पावर 0, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि x पे पावर 0 हो जाएगा और y जो है 1 हो जाएगा, यानी कि कहाँ है, तो यानी कि ये है। क्या आप लोगों को समझ में आया? ओके, किन्हीं को अभी भी कोई ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए, किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो, कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, बोलिए। समझ में आ गया? बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए। यस ओके ठीक है, यानी किस प्रकार से आप लोगों को जो है सॉल्व करना है। आपके लिए 2 क्वेश्चन है सिमिलर टाइप के, आप इनको जो है घर पे बनाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन? अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, बोलिए, किन्हीं को याद आ रहा है? अब तो बोल दीजिए। 1 minus n into s minus 1. यानी कि ये था फॉर्मूला। हम किसी का भी क्या करते थे, ये ऑर्डर निकालने का बेसिकली फॉर्मूला था, या के का जो है यूनिट निकालने का फॉर्मूला था। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो हम लोग क्या करते हैं, के यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से आपको ये बस मैंने जैसे जस्ट नॉलेज के लिए बताया, मेरे पास ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कि इसका रेट लॉ क्या होगा, आर इक्वल टू क्या होगा, के ए टू द पावर एक्स। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर मैं कहूं कि आर यानी कि ए जो है 0 ऑर्डर है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। बहुत ही आसान सा इक्वेशन है, यानी कि रेट लॉ ना वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, यानी कि रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे लिख लीजिए, आर का मतलब क्या है, रेट लॉ, और यहाँ पे के का मतलब है रेट कांस्टेंट। अच्छा, इसकी मैं यूनिट निकालूं, आपको वैसे मैंने वहां पे पिछले रेट लॉ में सबका यूनिट निकालने सिखाया था, तो इसका यूनिट क्या होगा मुझे बताइए।
K इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय L, और यहाँ पे 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि इसका n यानी कि ऑर्डर क्या है 0, यहाँ पे हमने रख दिया, तो यानी कि क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, यानी कि इसकी जो 0 ऑर्डर की यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से सुनिए। मेरे पास एक साइड मैंने क्या रखा रेट रखा, और दूसरी साइड मैंने क्या रखा टाइम रखा। क्या ये टाइम के साथ रेट घटेगा या बढ़ेगा बताइए। देखिए यहाँ पे R इक्वल टू के है, यानी कि बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, रेट को किसी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आ जाता है कांस्टेंट आ जाता है। मैं दूसरा ग्राफ बनाना चाहता हूं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। और यहाँ पे इस बार मैंने क्या करा, इधर साइड रेट लिया और इधर साइड मैंने क्या ले लिया कंसंट्रेशन ले लिया। अब मुझे बताइए इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, बोलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, दीक्षा आप बताइए। दीक्षा सर इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन, यहाँ भी तो रेट कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा रेट जो है कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन तो हमें इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कि ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करते। जब डिपेंड नहीं करते तो यानी कि इसका तो कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसका भी जो है ग्राफ जो है क्या बनेगा यहाँ पे फिक्स बनेगा। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि मेरे पास ए से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैंने आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखाया था, मुझे बताइए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। कोई बताना चाहेंगे रेट R ऑफ direct रिएक्शन क्या होगा। हाँ क्या होगा, फिर से बोलिएगा निशान। Sir, R directly proportional to the molar concentration of A. ओके हाँ वो तो चीजें ठीक है, हम इसको रेट ऑफ क्या ऐसा लिख सकते हैं डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, यस ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया रेट लिखने के लिए क्या फॉर्मूला बताया के ए टू द पावर 0, या तो इसको सीधे सीधे के भी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा रेट को ना हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको मैंने बताया था, जहां पे रेट लॉ लिख रहे थे तो वहां पे मैंने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट हो जाता है। जब दोनों सेम है तो क्या मैं दोनों को बराबर कर सकता हूं माइनस डी ए कि मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां लिख भी देता हूं, कई बच्चे के मन में आएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे जब दोनों सेम है तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं माइनस टी ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू, मैं सीधे सीधे ए पे पावर 0 है 1 है तो यानी कि मैं के ही लिख देता हूं। अब इंटीग्रेटेड है तो यानी कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास क्या है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करें, तो ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास ए से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, ठीक है, मैं ए से क्या कर रहा हूं प्रोडक्ट बना रहा हूं। अच्छा मुझे बताइए टाइम इक्वल टू 0, जब आप रिएक्शन शुरू कर रहे थे इसका कंसंट्रेशन क्या था ए नॉट, यानी कि ये कितना होगा 0 होगा। प्रोडक्ट बन रहा होगा कब, जब धीरे से रिएक्शन होगा। मैंने कहा कि आफ्टर टी टाइम, यानी कि आफ्टर टी टाइम पे ये यहाँ पे कितना हो गया ए, और यहाँ पे भी कितना बचेगा ए बन जाएगा, क्योंकि जितना बन रहा होगा उतना यहाँ भी बन रहा होगा। सपोज करो कि मैं इसे समझाने के लिए बताता हूँ। मेरी जो है मैंने खाने से पहले मेरे पास 5 रोटी थी, ठीक है, और जब मैंने खाया नहीं था तो यानी कि सारी की सारी मेरी रोटी प्लेट में होगी। लेकिन मैंने कहा कि आफ्टर 5 मिनट मेरी प्लेट में 3 रोटीज बची, मैंने 5 मिनट में यहाँ खत्म की तो 2 रोटी यहाँ बच, यानी कि गई होगी, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि जितना यहाँ बन रहा होगा, जितना यहाँ पे खर्च हो रहा होगा उतना ही बन रहा होगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया ये कर दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं,
मैं एक स्टेप थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं कि इसको मैं यहां से इंटीग्रेशन एक स्टेप बाद लिखूंगा ताकि कि आपको सिंपल लगे। यहाँ पे मैं इसको माइनस डी ए डिवाइडेड बाय सॉरी इक्वल टू के टी लिख सकता हूं, और इसी चीज को डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी लिख सकता हूं। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, अब मेरे पास डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी है, और मैंने कहा कि इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां। आपने शुरू में कितना रखा इंटीग्रेशन ए नॉट, यानी कि इनिशियल में आपके पास कितना था ए नॉट, अब आपके पास कितना हो गया ए, और यहाँ पे फाइनल कंडीशन में देखो टेम्परेचर शुरू में कितना था 0, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। बोलिए क्या यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। ठीक है, बोलिए क्या ज्यादा हाँ, भारी लग रहा है क्या? ओके, आप लोग जरूर बोला कीजिए, पूछते हैं तो। बिल्कुल आसान सा चीज है, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। अब देखो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो यानी कि ए है तो यानी कि ए ही रह जाएगा, और तो इसका जो वैल्यू है वो कहां से कहां पुट कीजिएगा, ए नॉट से ए। ठीक है, इक्वल टू माइनस के बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है तो टी बच जाएगा। टी की वैल्यू कहां से कहां रखेंगे 0 से टी रखेंगे। तो यानी कि ऊपर वाले को पहले माइनस, उस ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, ए यहाँ रखोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा ए माइनस ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? अच्छा देखिए, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, यानी कि आपके पास ये क्या है इक्वेशन है, जीरो ऑर्डर इक्वेशन। ये जो आपको इक्वेशन मिली किसके लिए मिली, जीरो ऑर्डर के लिए। मैं इसका अच्छा ग्राफ बनाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां पे मैंने कंसंट्रेशन रखा, और यहां पे मैंने क्या रखा जो है टाइम रखा। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए ध्यान से, क्या ये y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स है? कुछ ऐसा ही ग्राफ है। देखो ए नॉट तो कांस्टेंट है, y इसको माने कंसंट्रेशन को, और यहाँ पे टाइम जो है यानी कि है। तो देखो इसका ग्राफ नेगेटिव स्लोप है, यानी कि माइनस के टी है, तो यानी कि क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से ग्राफ आ जाएगा। आपको ये ग्राफ ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पे ए से ए नॉट जब क्या हो रहा है माइनस के टी है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप जीरो ऑर्डर को ना ऐसे मत याद रखो, क्योंकि आपको याद कराने के लिए मेरे को एक छोटी सी तरीका लगेगा, जिसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप इस प्रकार से याद रखो। तो देखो मैंने क्या लिखा कि ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, आपको मैंने यही कहा जीरो ऑर्डर। मैंने कहा कि इस माइनस को ना इधर ले चलो, तो क्या मैं ए नॉट इक्वल टू ए प्लस के टी लिख सकता हूं इसी चीज को? यस सर। ठीक है, अब कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा देखिए क्या होगा कि आपको याद रखने में आसान होगा। देखो पहले जीरो लेंगे फिर 1 लेंगे, साथ में केटी को ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको माइनस ये नहीं रखना कि कहाँ यूज करना है, यानी कि हम क्या करेंगे पहले जीरो लिखेंगे के साथ, फिर किसके लिखेंगे 1 लिखेंगे, और साथ में क्या लिखेंगे केटी। यहाँ पे 1 का मतलब 1 हो गया, यानी कि जो है क्या हो गया, यानी कि शुरू वाला कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार से आपको जो है ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। तो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो दोनों में से जौन सा फॉर्मूला आपको आसान लगे आप वो फॉर्मूला क्या कर सकते हो याद रख सकते हो। और इसके ग्राफ को जरूर ध्यान दीजिएगा, यानी कि इस प्रकार से। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे केटी पॉजिटिव है, अगर जब मैं यहां से ए नॉट के साथ बनाऊं, ठीक है, मैं अगर यहाँ ए नॉट और टी के साथ बनाऊं तो ये देखो डायरेक्टली पॉजिटिव ग्राफ होगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। आपको जैसा ग्राफ पूछे वैसा बना। अब आपके मन में आएगा सर ए और ए नॉट क्या है, मैं यहां लिख देता हूं कंसंट्रेशन एट टी टाइम, concentration of A
एट टी टाइम। और यहां पे बी क्या है, ए नॉट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इनिशियल टाइम, यानी कि शुरुआत में क्या था, यानी कि इस प्रकार से। और टी क्या है, बोले टी क्या है यहाँ पे, टाइम। टाइम है। और के क्या है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। ओके, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, आपको ये ग्राफ दिए। अब हम बात करते हैं कि हाफ लाइफ निकालना। आपके पास इक्वेशन क्या था, कोई मुझे बताना चाहेंगे? A naught equal to A plus KT. वेरी गुड। आपको मैंने जैसा तरीका बताया तो वैसा याद रख सकते हो, ए नॉट इक्वल टू ए वन प्लस के टी। आपको बस एक बार याद हो जाएगा, धीरे 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 चीजें जो है याद हो जाएगी। अब मुझे हाफ लाइफ निकालना है, इसका मतलब क्या है, यानी कि आधे समय में वो कितना जो है कंप्लीट हो रहा होगा। बेसिकली यही तो मुझे निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकालना है। इसका मतलब है कि आपने 50% कब कंप्लीट किया, यही निकालना है। यानी कि आपने 50% जो रिएक्टेंट है कितने समय में कंप्लीट कराया, यही उसका हाफ लाइफ हो जाएगा। सपोज कीजिए मैं यहां से ए से प्रोडक्ट बना रहा हूं और मैंने कहा कि t इक्वल टू 0 टाइम पे मेरे पास कितना था, ए नॉट था। यहाँ पे t 0 है, t इक्वल टू 0 टाइम पे। मैंने कहा t हाफ टाइम पे, मैं यहाँ पे हाफ कैसे लिखता हूं, और इसका मतलब है कि आधा कंप्लीट हो गया होगा तो आधा बच रहा होगा। बोलिए, टी हाफ का मतलब यही तो हुआ होगा, ए नॉट था। अब मान लो जैसे सपोज करो कि आपको मैं जो है कहूं कि आपके पास 4 रोटी थी, आपको कहा गया कि एक रोटी देने में 2 मिनट लगता है, तो आपने आधी रोटी देने में कितने मिनट लगेगा, 4 मिनट। अगर आपने 2 रोटी दे दी तो बची कितनी, 2 ही तो रोटी बचेगी। तो यही हमने कहा कि हमने जो है इक्वेशन के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ए की जगह पे मैं क्या ए नॉट लिख सकता हूं, ए नॉट बाई टू, क्योंकि आपके पास बचा कितना, ए नॉट बाई टू। हमने क्या करा, ए इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस के टी, और इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू इक्वल टू के टी, और के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू हो जाएगा। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, मुझे तो टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू के। यहां से क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई ए टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जो है ए नॉट बाई क्या हो जाएगा, टू के हो जाएगा। ओके, बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। ओके, यानी कि आपके पास 2 फॉर्मूले हमने जीरो ऑर्डर के सीखे। एक हमने क्या कहा कि हमें भाई जीरो से गिनती गिननी है, ए जीरो इक्वल टू ए वन प्लस के टी, और दूसरा आपके पास जो निकला वो क्या निकला, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू के। आप अगर अभी फॉर्मूला इन दोनों का याद रखते हो तो आपको जो है फर्स्ट ऑर्डर में काफी आसान होगा। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आसान होगा। अब मान लो कि मेरे को कहता है कि 100% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, ए से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, ए से मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो मेरे पास t इक्वल टू 0 टाइम पे कितना कंसंट्रेशन होगा ए का, ए नॉट। लेकिन मैंने कहा कि t कंप्लीट यानी कि 100% कंप्लीट होने पे एट टी टाइम पे ये कितना बच रहा होगा, क्या 0 बच रहा होगा, यानी कि सारा का सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, प्रोडक्ट में। तो ए का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट वाला जो है वो तो 0 बच जा रहा होगा। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे आपके पास इक्वेशन लिखता हूं, ए नॉट इक्वल टू ए प्लस के टी। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कि ए नॉट की जगह पे मैं क्या 0 लिख सकता हूं, बोलिए। ठीक है, यानी कि ओके, अब यहां पे इस प्रकार से
ओके मैम, ठीक है मैम, जैसे मेरा ये जो है 2 मिनट लगेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू ए प्लस के टी हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहां से पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही कंप्लीट हो गया तो यानी कि के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टी। यहाँ पे कब होगा, जब ये 100% हो जाएगा। अब देखो वैसे भी ये कॉमन सी लॉजिक सी बात है कि अगर यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ए नॉट से ए नॉट बाई 2 जाने में और यहाँ पे जो है 0 जाने में, ठीक है, इसको टाइम लगता है कितना। तो मुझे बताइए कि अभी आपने निकाला ए नॉट बाई 2 के, तो इसको कितना लगेगा, ए नॉट बाई 2 के, और 0 तक जाने में कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 के प्लस ए नॉट बाई 2 के, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ए नॉट बाई के। यानी कि 100% टाइम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि ए नॉट बाई के लगेगा। बोलिए तो आप, रिपीट करवा दोगे? हाँ रिपीट सॉरी फिर से बोलिएगा। सर, क्वेश्चन सर, ये वाली डेरिवेशन रिपीट करना। एक बार फिर से रिपीट करना है। यस सर। ओके, हमने कहा कि देखो ये हमें समझाने के लिए मैंने बताया कि देखो ये तो फॉर्मूले सा है, इसका सिग्निफिकेंस कैसे है, तो यहाँ पे ध्यान सुनिए। मैंने कहा ए नॉट से ए नॉट बाई 2 यानी कि 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ए नॉट बाई 2 के, ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई ए नॉट बाई 2 से 0 तक जाने में भी टाइम कितना लगेगा, ये 50% है तो ये अगला भी तो 50% है, यानी कि 100 से 50 जाने में a बाई 2 के लगता है, तो 50 से 0 जाने में अभी भी तो 50% कर रहा होगा, तो a नॉट बाई 2 के। तुमने कहा भाई टोटल टाइम 100% कंप्लीट होने में कितना लगेगा, तुमने कहा कि भाई ये 50% है, ये 50% है, दोनों को ऐड कर दो। तुमने कहा कि a नॉट बाई के, तुमने देखा कि दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यहाँ से इस प्रकार से हम लोग कॉमन लॉजिक से भी समझ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई है मैम, तो आप प्लीज उनको सुनिए।